हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? यस सर। हाँ यस सर तो सब कह देते हैं। पढ़ाई कहाँ चल रही होगी? नहीं सर चल रही है। ठीक है, चल रही तो चलिए, बढ़िया बात है। तो हम आज यहाँ पर फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसे हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है ये फिजिक्स की आप कह सकते हैं वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी बॉडी के मोशन का एनालिसिस करते हैं। अब मोशन का एनालिसिस करने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, इतने टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सब हम लोग देखते हैं। और इस काइनेमेटिक्स के अंदर ठीक है आपके 12th के कुछ चैप्टर्स जो है वो आएंगे 2-3। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस ये होता है कि काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ बॉडी के मोशन को ही डिस्कस करते हैं, ठीक, यानी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, उसका कॉज नहीं देखते कि ये मोशन किस कारण से हो रहा है। लेकिन जब हम लोग कॉज भी देखना चालू करते हैं, ठीक, कि अगर भाई ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इस पर कितना फोर्स लगा, ठीक, यानी जब फोर्स जो है वो पिक्चर में आ जाए, ठीक, तो समझ जाइए अब पिक्चर क्या हो गई, बदल गई। अब काइनेमेटिक्स की जगह क्या हो गया, डायनेमिक्स हो गई। ठीक, तो फिलहाल हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अलग अलग टीचर अलग अलग ढंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ वेक्टर से। कुछ लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पहले पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर वेक्टर से स्टार्ट करता हूँ। वेक्टर जो है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हम लोग के गाँव में कहावत है कि दूल्हे के बिना शादी नहीं हो सकती, वैसे ही आपको वेक्टर अगर नहीं आता है तो आपको फिजिक्स नहीं आ सकती। ठीक, भले इससे क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाए, पूछे खूब जाते हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि भले कुछ क्वेश्चन कम पूछे जाए, ठीक, लेकिन फिजिक्स समझने के लिए नंबर 1 आपको वेक्टर आना चाहिए और नंबर 2 आपको मैथमेटिक्स में जब आपका टीचर कैलकुलस पढ़ाएगा, थोड़ी बहुत तो हमें भी पढ़ानी पड़ेगी वरना फिजिक्स आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन कैलकुलस और वेक्टर जितने अच्छे से आपको आता होगा, ठीक है, फिजिक्स आपको उतनी ही अच्छे से आएगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एनालिसिस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। ठीक, तो वेक्टर एनालिसिस में हम लोग कुछ बातें ऐसी जानते हैं जो आपने 9-10 में भी पढ़ी होंगी। ठीक, मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, और आज के लेक्चर में, ठीक है, कुछ बच्चों के पास मेरे नोट्स भी होंगे, तो आज के लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ज़्यादा वो नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। जो नोट्स में मिले उसको आप नोट्स से तैयार कर लीजिए, बाकी सब कुछ आपको दिमाग में रखना है, आप उसको थोड़ा एब्जॉर्व कर लीजिए। पहले 2 लेक्चर में नोट्स में आपको कम चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि आप दिमाग में नहीं रख पाते तो एक रफ कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स लेकर के बैठिए। जो टॉपिक नोट्स पे दिखाई दे जाए उसको मत नोट करिए, ठीक है, लेकिन जो टॉपिक नोट्स में ना हो उसको आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक, बेहतर है कि आप अपने दिमाग में बना लें, ठीक है, इनको नोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, हाँ, जो टॉपिक इसमें से नोट्स में मिलेंगे उनको आपको नोट्स से अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए अब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज़, हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियाँ। दूसरी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसे हम बोलते हैं सदिश राशियाँ। ये आपने डेफिनेशन 9-10 में पढ़ी होगी। ठीक है, मतलब ये दोनों तो पढ़े होंगे आपने, ठीक है, कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटीज़ यानी अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियाँ वो होती हैं, ठीक है, जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। वो क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होती हैं, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। Those quantities which has only magnitude no direction are called scalar quantities। वो राशियां जिन्हें सिर्फ परिमाण से व्यक्त कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। ठीक, वो राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसमें डायरेक्शन है उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ बच्चे ये नहीं जानते हो शायद कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड यानी मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन जो खत्म की उसमें एक टर्म पे बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग को अगर रिप्रेजेंट करना है
तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, दूसरी उसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में उसका परिमाण बोलते हैं। अक्सर लोग परिमाण समझते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। जैसे किसी रॉड की लेंथ हमने मीजर की और रॉड की लेंथ 5 मीटर आ गई, तो अगर पूछो इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो लोग अक्सर बताते हैं 5 नहीं है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर उसकी यूनिट है और ये पूरा है उसका मैग्नीट्यूड। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट जरूरत पड़ती है, उसके लिए उनकी डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल मैग्नीट्यूड बताओ और आपकी जानकारी जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक, उससे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे स्पीड है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। स्पीड यानी चाल, मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय, टेम्परेचर यानी ताप। ठीक, तो ये ऐसी क्वांटिटीज ऐसे बहुत सारी हैं, ठीक है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि लिखने के लिए या सामने वाले को बताने के लिए, ठीक, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन्हें हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ, ठीक है, या स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मेरा मास जो है वो 80 kg है, ठीक, मेरा मास 80 kg है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक, इससे 20 kg ज़्यादा ही होगा। ठीक, नहीं मतलब बात समझे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मेरा मास 80 kg है, ठीक, तो कोई हमसे नहीं पूछेगा सर आप नॉर्थ डायरेक्शन में 80 kg के हो या साउथ डायरेक्शन में 80 kg के हो। 80 kg मास का केवल मैग्नीट्यूड बताया 80 kg, ठीक है, तो आपकी जानकारी जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक, अब आपको इसमें और कुछ नहीं जानना, किसी दिमाग में ये नहीं आएगा कि सर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में 80 kg के होते हैं या ईस्ट डायरेक्शन में 80 kg के होते हैं। ठीक, हमने आपसे बताया इस पेन की लेंथ 6 इंच है, तो ये आपके लिए जानकारी सफिशिएंट है, 6 इंच है। ठीक, अब कोई नहीं सोचेगा इसको ईस्ट डायरेक्शन में रखे तब ये 6 इंच का होता है या नॉर्थ डायरेक्शन में रखे तब ये 6 इंच का होता है। तो यानी लेंथ जो है इसका भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है? उसके अंदर फिर आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ये वो होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, किन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए हो, और एक पॉइंट और है कि ये वेक्टर एडिशन रूल को क्या करें, फॉलो करें। ठीक, वो क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे द वेक्टर एडिशन रूल आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वो राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और जो सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। ये पॉइंट अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आप जानते ही नहीं वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक, तो इस पॉइंट को मैं 2-3 टर्म बाद जब वेक्टर एडिशन पढ़ा लूंगा, उसका ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, तब इसको समझाऊंगा। ठीक, अभी नहीं समझा रहा हूं इसको। ठीक है, अभी आप ये माने कि वो क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। डेफिनेशन मैंने पूरी बता दी कि वो राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और जो सदिश योग के नियम का पालन करें, ये भी जरूरी है, तो वो सदिश राशियां कहलाती हैं। पर अभी सदिश योग आप जानते नहीं, वेक्टर एडिशन जानते नहीं, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, कि पता लगा आज आपने पढ़ा और फिर कल आपसे कोई पूछ देगा, अच्छा आपने सर से पूछ के आना करंट कैसी क्वांटिटी है। ठीक, लोगों को अपने टीचर को फंसाने में बड़ी मजा आती है ना। ठीक, तो करंट कैसी क्वांटिटी है। ठीक, या क्या अदिश और सदिश के अलावा भी कोई क्वांटिटीज होती हैं? हाँ होती हैं। ठीक है, अदिश राशि सदिश राशि एक होती है प्रदिश राशि, से बोलते टेंसर क्वांटिटी, पर वो आपके कोर्स में रही तो इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, और करंट वगैरह इन सब का डिस्कशन होगा 2-3 टर्म बाद। अभी आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए कि वो क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। ठीक, ये भी कंडीशन है कि जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करें।
आप डेफिनेशन पूरी याद कर सकते हैं, ठीक। तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक। हम लोग भी डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। जैसे किसी ने कहा कि आज सुबह देखा एक कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही, सामने वाले को बता रहा है कि आज सुबह देखा एक कार बगल से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल गई। तो बगल वाला पूछता है कि किधर जा रही थी। उसने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताया 20 मीटर पर सेकेंड, पर वो क्या जानना चाहता है, किधर जा रही थी, यानी उसकी डायरेक्शन भी जानना चाहता है। यानी उसके लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सफिशिएंट जानकारी नहीं थी सामने वाले के लिए, वो उसमें डायरेक्शन भी जानना चाहता है। यानी वेलोसिटी एक ऐसा टर्म हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करें, तब आपकी जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ठीक। आपने सुना होगा कोई कहता है कि अरे यार इस दरवाजे में 100 न्यूटन का फोर्स आधे घंटे से लगा रहे, खुल ही नहीं रहा है। 100 न्यूटन का फोर्स आधे घंटे से लगा रहे, खुल ही नहीं रहा। तो सामने वाला पूछ देता है किधर की ओर लगा रहे हो, अंदर की ओर की बाहर की ओर। मैंने अब वो फोर्स की डायरेक्शन जानना चाहता है, इसका मतलब फोर्स भी डायरेक्शन से रिलेट है, ठीक। तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग ऐसी बातचीत सुनते हैं, इससे पता लगता है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनमें डायरेक्शन भी जुड़ी होती है, ठीक। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, उन्हें हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक। हिंदी में बोलते हैं सदिश राशियां, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में, ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप आ सकते हैं, एक दो तो मैंने बता ही दी अभी आपको, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी यानी वेग, फोर्स यानी बल, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और मोमेंटम यानी संवेग, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं मोटे तौर पर, जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, और साथ ही साथ जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करें। क्लियर है? तो ये आपकी समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नोटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी सदिश राशि का संकेत, किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ये बताने के लिए कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक, स्पेशल है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, हम उस क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक छोटा सा एरो बना देते हैं, ठीक। जैसे फोर्स, फोर्स का सिंबल सब जानते हैं कि एफ होता है, ठीक। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा एरो बना देते हैं। ये एरो ये बताता है, ठीक है, कि इसमें डायरेक्शन भी है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का सिंबल भी, इसके ऊपर छोटा सा एरो बना दिया। अच्छा, बुक्स में क्या करते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में एरो ना बना के इसको ज़्यादा बोल्ड बना देते हैं, ज़्यादा गाढ़ा बना देते हैं, ठीक। तो बोल्ड लेटर से अगर एफ लिखा है तो इसका मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो बुक्स में जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए या तो एरो लगाते हैं या थोड़ा बोल्ड बना देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि हम लोग केवल एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के नोटेशन के लिए, उसको दिखाने के लिए हम लोग उसके सिंबल के ऊपर छोटा सा एरो लगा देते हैं। एरो आप जानते हैं हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो एरो लगा दिया तो उसका मतलब अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई, ठीक। यानी ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है, तो यानी ये क्या हो गई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक। केवल किसी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो, केवल उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसके ऊपर से एरो हटा दीजिए। एरो हटा दिया तो इसका मतलब ये हो, किसी वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर से एरो हटा दिया, इसका मतलब हमने डायरेक्शन छोड़ दी, और अगर डायरेक्शन छोड़ दी यानी अब उसका क्या बचा, केवल मैग्नीट्यूड बचा, ठीक। या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है कि आप किसी वेक्टर का मॉड ले लें। किसी वेक्टर के मॉड का मतलब है हमने डायरेक्शन छोड़ दी, केवल मैग्नीट्यूड उसमें है, ठीक। जैसे आप किसी डिजिट का मॉड लेते हैं, +5 का मॉड 5, -5 का मॉड 5। किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का मॉड का मतलब होता है कि हमें उसका साइन छोड़ देना है। वैसे ही किसी वेक्टर के मॉड का मतलब होता है कि हमें उसके ऊपर से, वेक्टर के मॉड का मतलब उसका डायरेक्शन छोड़ देनी है। जैसे किसी ने कहा कि एक कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है, ठीक। एक कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है, तो वो इसको ऐसे लिखेगा, v वेक्टर इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और ब्रैकेट में लिख देगा टुवर्ड्स
ईस्ट। क्लियर? 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, ये इसने लिख दिया। ठीक। वेलोसिटी उसने बोला है, तो वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा? वी, ऊपर एरो बनाया। अब ऊपर एरो बनाया इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो उसने दोनों लिखा है आगे इक्वल करके, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। पर मान लीजिए अगर वहां से पूछे कार की वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, 20 मीटर पर सेकेंड पूर्व की ओर। ठीक। अगर मैं कहूँ लिखो इसको, तो लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे वी वेक्टर इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। फिर मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कार की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक। तो जब मैंने आपसे पूछा कार की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपने हमसे कहा कि सर 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा लिखो इसको। अब इस बार मैं आपसे केवल मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कह रहा हूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कह रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड आप जानते हैं इसका 20 मीटर पर सेकेंड है, उसको रिप्रेजेंट किस सिंबल से करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब केवल मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसके ऊपर से हम एरो हटा देंगे, केवल वी लिखेंगे, या फिर एरो लगा रहने देंगे, इसका मॉड ले लेंगे। तो केवल वी या वी वेक्टर का मॉड, यानी अब हमें केवल मैग्नीट्यूड इसका लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखनी है, केवल परिमाण लिखना है, दिशा नहीं लिखनी है। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बताया। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सिंबल के ऊपर आप एरो बना लीजिए। ठीक। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो वो एरो हटा दीजिए या उसका मॉड ले लीजिए। क्लियर होगी बात ये? चलिए, तो नोटेशन तो मैंने समझा दिया। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि एक विशेष प्रकार की राशि होती है, एक स्पेशल क्वांटिटी होती है। स्पेशलिटी क्या है इसकी? स्पेशलिटी ये है कि ये इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक स्पेशल मेथड बनाया गया कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी सदिश राशि को एक एरो से दिखा सकते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। और उस एरो को हम लोग वेक्टर कहते हैं, और इसे हम कहते हैं ये हम वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले हमें पेपर पर डायरेक्शन बनाना आना चाहिए। और मेरी समझ से ये बात सबको आती होगी। ठीक। पेपर पर डायरेक्शन सभी लोग बना लेते होंगे। ठीक। लेकिन अगर नहीं बना पाते तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, कि हम लोग पहले ऐसे एक प्लस का साइन बना लेते हैं। इसकी राइट साइड में ईस्ट, इधर वेस्ट। ईस्ट यानी पूर्व, ठीक, वेस्ट यानी पश्चिम, हिंदी मीडियम के लगे इतना जानते ही होंगे। ठीक। ऊपर की ओर नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे की ओर साउथ यानी दक्षिण। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक। तो ये चार तो कम से कम आप जानते ही होंगे। अब ये जाने कि अगर किन्हीं भी दो डायरेक्शन के ठीक बीच से जाया जाए, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल ठीक बीचों बीच से, ठीक बीचों बीच मतलब नॉर्थ से 45 डिग्री या ईस्ट से 45 डिग्री, तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच से जा रहे तो दोनों का नाम जोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व के बीच से जा रहे हैं तो इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। अगर साउथ और ईस्ट के बीच से जा रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच से, देखिए दोनों तरफ से 45 डिग्री का एंगल, तो ये डायरेक्शन बोली जाती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक। ऐसे ही अगर साउथ और वेस्ट के ठीक बीचों बीच से जा रहे हैं तो साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा। नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीच से जा रहे हैं तो इसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं। बस जिन दो डायरेक्शन के बीचों बीच से का मतलब ठीक बीच से, ठीक, जाएं अगर तो उन दोनों डायरेक्शन का नाम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये 8 डायरेक्शन ऐसी हैं जिनका नाम दिया गया है। बाकी कोई डायरेक्शन होगी तो एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे कि वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर या वेस्ट से 20 डिग्री नॉर्थ की ओर, ऐसे करके बोलेंगे। ठीक, एंगल से रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक। अगर मैंने कहा एक आदमी 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है ईस्ट और नॉर्थ के ठीक बीच से, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है। तो ये आपको पेपर पर डायरेक्शन बनाना आता होगा। ठीक, डायरेक्शन आप लोग बना लेते हैं। तो इतने का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक,
हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, यानी किसी सदिश राशि का वेक्टर निरूपण, ठीक, या ग्राफी निरूपण, ठीक। तो कैसे हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो में कन्वर्ट करते हैं, देखिए जरा। जैसे मान लिया हमने आपसे कहा किसी कार की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, किधर की ओर, ईस्ट की ओर, ठीक। करना क्या है आपको, सबसे पहले उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, पहला काम जो आपको करना है वो ये कि उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे आप प्रॉपर स्केल से चेंज कर दीजिए, ठीक। मैग्नीट्यूड को प्रॉपर स्केल से चेंज कर दीजिए, उचित पैमाना मान के इसको बदल लीजिए, ठीक। उचित पैमाना प्रॉपर स्केल का मतलब है कि उस ऐसे चेंज करिए कि जो लाइन आए उसकी लेंथ ना तो बहुत बड़ी हो कि आपकी कॉपी में नहीं आ रही है, ना बहुत छोटी हो कि बना दिया फिर ढूंढे कहाँ बनाई, ठीक। कि जैसे किसी बच्चे ने मान लिया कि सर जी स्केल क्यों मानना है, स्केल इसलिए मानना है क्योंकि आप वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ 20 मीटर पर सेकेंड लंबा एरो खींचो तो 20 मीटर पर सेकेंड लेंथ का एरो खींच पाएंगे क्या? सर जी क्यों मजाक कर रहे हैं, ठीक, ये कैसे खींचेगा? इसीलिए स्केल मानना है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड लेंथ की यूनिट नहीं होती। आप कोई लाइन जो है वो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर में कॉपी में नहीं आएगी, जमीन पे खींच सकते हैं क्योंकि वो सब लेंथ की यूनिट है, ठीक। लेकिन ये तो लेंथ की यूनिट ही नहीं है, तो स्केल मानना पड़ता है। और प्रॉपर स्केल से मतलब मेरा ये है कि कोई बच्चा ये मान ले कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ये उसका स्केल अगर है तो 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन हो सकता है आपकी कॉपी में ना आए क्योंकि आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ऐसा स्केल मत मानिए, प्रॉपर स्केल मतलब जैसे हमने यहाँ मान लिया 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेट 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इससे 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पहला काम ये करना है कि उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम प्रॉपर स्केल से चेंज कर लेंगे। ये पहला काम, यानी आपका पहला काम हो गया। सेकेंड, जो आया उतनी लंबी लाइन ड्रा कर लें। 5 सेंटीमीटर आया, स्केल रख करके आप नाप करके 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन रख, और फिर वो कह रहा है कि ईस्ट की ओर, तो अब आप क्या करेंगे, इस लाइन में जो वो डायरेक्शन बता रहा है उस डायरेक्शन की ओर एरो लगा दो। तो ईस्ट इधर होता है, इधर की ओर एरो लगा दिया। तो ये जो एरो आया है ये वी वेक्टर कहलाएगा, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका। इसकी जो लेंथ है वो इस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। लेंथ इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपके स्केल के हिसाब से कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड। और एरो बता रहा है किधर की ओर, ईस्ट की ओर। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो ही चीज़ें तो होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो एरो आपने बनाया है इसकी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है और एरो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। अगर यही वो कहता है कि 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की ओर, तो चूंकि डायरेक्शन नॉर्थ होती तो स्केल तो यही मानते 5 आता, लेकिन अब 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ऐसे नहीं ड्रा करते, ऐसे वर्टिकल ड्रा करते और ऊपर की ओर एरो लगा देते, तो वो नॉर्थ की ओर हो जाता। क्लियर है? तो ये आपको इसमें काम करना होता है। पहला काम, उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उससे आप प्रॉपर स्केल से चेंज कर लीजिए, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, जो आ गया उतनी लंबी लाइन ड्रा कर दिया, ठीक। और थर्ड है कि जो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है इस लाइन में उस डायरेक्शन की ओर एरो लगा दिया। तो ये एरो जो आया है ये उस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसको ही हम लोग वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हो बताइए। इस तरह से आप किसी भी सदिश राशि को एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एरो को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। इसमें जिधर एरो लगा हुआ है ये वेक्टर का हेड पॉइंट कहलाता है और ये वेक्टर का टेल पॉइंट कहलाता है, ठीक। तो ये जो एरो जिधर लगा हुआ है, टिप जो है, ये हेड पॉइंट और ये टेल पॉइंट। कुछ लोग टेल पॉइंट को इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। इनिशियल पॉइंट कि भाई वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, और इसे बोलते हैं फाइनल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। हालांकि अधिकतर लोग टेल पॉइंट और हेड पॉइंट ही बोलते हैं। याद रखिएगा, किसी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है और एरो का साइन जो होता है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गई इतनी बात? तो फिर बोर्ड इरेज किया जाए।
किसी को कुछ अगर इसमें नोट करना हो, ऐसे नोट करने जैसी कोई बात है नहीं, मैंने बताया ना, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक। नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक। अब कुछ विशेष तरह के वेक्टर्स, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, चाहे तो आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश क्या होते हैं। दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कब कहलाएंगे। वेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी वही हो और यूनिट भी वही हो, ठीक। तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स F1 इधर की ओर लग रहा है और दूसरा फोर्स F2 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और F1 F2 का मैग्नीट्यूड, दोनों की देखिए डायरेक्शन सेम है, और F1 F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है अगर F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और डायरेक्शन भी सेम है, एंड डायरेक्शन है is same and direction are same, लिख दो। तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक। तो ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर, ठीक है। समझ में आ गई बात। F1 इक्वल टू F2 लिखा जा सकता है, ठीक, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर वो 20 न्यूटन, दूसरा भी 20 न्यूटन है, ठीक, और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हों, ठीक। जैसे किसी बॉडी पर एक फोर्स हमने F1 इधर लगाया, एक फोर्स F2 हमने इधर लगाया, और F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पर डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। तो वो दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, एक 10 न्यूटन दूसरा भी 10 न्यूटन है, ठीक, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, ठीक, एक ईस्ट की ओर है तो दूसरा वेस्ट की ओर है, ठीक। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। और अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे कि F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर, और आगे माइनस साइन, यानी ये बता रहा है माइनस साइन कि F1 F2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, पर माइनस साइन बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर है, कब कहलाएंगे अपोजिट वेक्टर, जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, ये शर्त है, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो वेक्टर अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है। जिनके परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत हो, उन्हें हम लोग कहते हैं ये विपरीत सदिश हैं, ठीक है, या विपरीत वेक्टर है। याद रखिएगा, ठीक है, कि इक्वल वेक्टर्स यानी समान सदिश और अपोजिट वेक्टर्स यानी विपरीत सदिश, ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि आपने कभी F वेक्टर दिखा रखा है 5 सेंटीमीटर लंबा ईस्ट की ओर, और एक वेलोसिटी वेक्टर भी दिखा रखा है 5 सेंटीमीटर लंबा ईस्ट की ओर, तो आप सोचे दोनों तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और दोनों ईस्ट की ओर है, तो F वेक्टर बराबर V वेक्टर नहीं लिख सकते, वो दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स जो है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड न्यूटन में होता है, ठीक, वो तो आपने स्केल से चेंज कर रखा है, ठीक, और वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड में होती है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। इक्वल वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर ये दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से। उसके बाद में आता है नंबर की पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं, ठीक है, जो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल होने का मतलब सेम डायरेक्शन में हो,
तो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है यानी उनके बीच का एंगल क्या है, 0 है, तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक, और अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब हुआ कौन वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर का मतलब हुआ कि बीच का एंगल 0, एंटी पैरेलल का मतलब हुआ उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हो सकते हैं और मैग्नीट्यूड में अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक, परिमाण बराबर भी हो तब भी और ना हो तब भी। ठीक, जैसे एक ये वेक्टर A है, एक ये वेक्टर B है, और एक ये वेक्टर C है। ठीक, तो देखिए A और B सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो ये पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, A और B पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक, जबकि B और C जो होंगे या A और C जो होंगे, ठीक है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक, इनकी डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो या ना इक्वल हो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो भी तो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, तो जो इक्वल वेक्टर होता है वो भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वेक्टर है, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो वो पैरेलल वेक्टर भी होंगे। दो वेक्टर पैरेलल है सर जी तो फिर वो इक्वल वेक्टर भी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना भी जरूरी है। एक वेक्टर ए है, मान लीजिए दोनों वेलोसिटी वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर, ये भी वेलोसिटी है, और ये 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल तो हुए लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो ये इक्वल नहीं होंगे। यानी अगर दो वेक्टर इक्वल है तो वो पैरेलल वेक्टर भी होंगे, लेकिन जो पैरेलल है वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही अगर अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट का मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, अपोजिट का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम। ठीक, तो जो अपोजिट वेक्टर हैं वो एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन जो एंटी पैरेलल होंगे, ठीक, वो अपोजिट वेक्टर हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक इधर की ओर है 20 मीटर पर सेकेंड, एक इधर की ओर है 15 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों के बीच का एंगल 180 है, दोनों के बीच का एंगल 180 है तो वो एंटी पैरेलल तो हो गए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है इसलिए वो अपोजिट वेक्टर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। जो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट वेक्टर हो ये जरूरी नहीं होता। लोगों को इसमें अंतर नहीं समझ में आता। इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर के यहाँ भी सेम डायरेक्शन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन, यहाँ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। ठीक है, अपोजिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो भी नहीं है तो भी वो एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, समझ लिया उसको अच्छे से आप लोगों ने? ठीक, तो अब हम लोग इधर आ जाते हैं कुछ दूसरी डेफिनेशंस में। नल वेक्टर क्या होता है? वास्तव में ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह होता है, यानी आप कह सकते हैं कि इसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होता है, दिखाते भी इसको 0 वेक्टर से ही है। ठीक, और इसकी डायरेक्शन जो है वो अनिश्चित होती है, अनसर्टेन, पता नहीं किधर हो, इधर हो उधर हो किधर हो, किसी भी तरफ हो सकता है। ठीक, इसको हम लोग वास्तव में कंसीडर इसलिए करते हैं कि कुछ इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, अब एक में से दूसरे को अगर घटाएंगे, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, इक्वल का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड भी सेम डायरेक्शन भी सेम, तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर अगर घटाएंगे, रूल यह है कि वेक्टर में वेक्टर जुड़ेगा तो जो आएगा वो भी वेक्टर होगा, यानी सदिश राशि होगी। एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाएंगे तो जो आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। ठीक, अब हमें पता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल वेक्टर है, तो जब इनको घटाएंगे तो वास्तव में 0 आएगा। ठीक, लेकिन रूल के हिसाब से वेक्टर में से वेक्टर घटाया जाए तो वेक्टर आना चाहिए, तो हम लोग 0 ना लिख करके 0 वेक्टर लिखते हैं। ठीक, मतलब इसका वही होता है 0, लेकिन एग्जैक्ट जो सही है, ठीक, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जो करेक्ट है वो है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0 ना लिख करके 0 वेक्टर लिखा जाए,
हालांकि हम लोग जल्दी में 0 लिख देते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वो है 0 वेक्टर, ठीक। क्योंकि रूल ये है कि वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वेक्टर आएगा, ठीक। तो 0 तो एक स्केलर होता है, एक नंबर होता है, इसलिए 0 ना लिखकर 0 वेक्टर लिखते हैं। इसलिए ये 0 वेक्टर जो है वो लाया गया इस तरह की कुछ इक्वेशंस को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो 0 वेक्टर वो वेक्टर होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, यानी उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह होता है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो अनसर्टेन होती है, ठीक। उसके बाद में आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी अपनी एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, उसे हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी स्पेशल है। इस वेक्टर को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए कैप, ऐसे एरो नहीं लगाते, ये ऐसे कैप जैसी लगा देते, इसे पढ़ते भी ए कैप है, ठीक। तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप लगाओ तो यानी ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब ये हुआ कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश, ऐसा सदिश जो एकांक हो यानी 1 हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसकी अपनी एक सर्टेन डायरेक्शन होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, संरेखित सदिश क्या होते हैं, ठीक। ऐसे वेक्टर जो एक संरेखित मतलब होता है जो एक ही रेखा में हो, ठीक। अब उनके बीच का एंगल यहां पर 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। एक वेक्टर ये है इस तरफ और एक वेक्टर इस तरफ है, लेकिन ये है तो एक ही लाइन में ना, एक इस दूसरा भी इसी तरफ हो, तो वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, संरेखित सदिश कहलाते हैं, ठीक। कोलिनियर वेक्टर माने जो एक ही लाइन में हो, ठीक। कोप्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन में हो, यानी इस बोर्ड पर हम जो भी वेक्टर बनाएंगे, जो भी बोर्ड पर हम वेक्टर बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये सभी एक ही प्लेन पर बने हुए हैं, तो ये सब क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब एक वेक्टर हमने बोर्ड पर बनाया और एक वेक्टर मान लो ऐसे हमने खड़ा कर दिया, तो ये इस प्लेन में है और ये इस प्लेन में है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये फिर कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे, कि जैसे एक ये है तो ये वेक्टर वर्टिकल प्लेन में है और ये वेक्टर है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, समतली, यानी क्या इनके तल समान है, नहीं, ये वर्टिकल प्लेन में बना है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना है, तो फिर ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे। कोप्लेनर का मतलब होता है कि वेक्टर एक ही प्लेन में हो। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा, यहाँ कोलिनियर वेक्टर का मतलब एक ही लाइन में या एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं। इसको अगर थोड़ा ऊपर भी कर दें, ठीक है, तो भी वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इस वेक्टर को हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे नीचे ला सकते हैं। अभी मैं समझाता हूँ, ठीक। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। सबकी समझ में आ गई बात, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक। इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर और कोप्लेनर, ठीक है। अच्छा, एक और भी देख लीजिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल माने लंब सदिश, जो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबकी समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए, इसमें कुछ मैंने ऐसे विशेष लिखा नहीं है, ठीक है। आपने जब मैंने पढ़ाया था उसके साथ साथ आपको डेफिनेशंस वगैरह नोट कर लेनी है, ठीक है, अगर आपको नहीं याद रह पाती है तो। वैसे तो बहुत सरल है, ठीक। सबकी समझ में आ गई बात, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं आज इस इंट्रोडक्शन क्लास की आखिरी टॉपिक कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। कहते हैं कि जब दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, इनिशियल पॉइंट किसे कहते हैं, टेल पॉइंट को, तो जब दो वेक्टर की टेल से टेल मिली हो, यानी दो वेक्टर एक ही पॉइंट से खींचे गए हो, कब हम कहेंगे एक ही पॉइंट से खींचे गए, जब उनके इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, यानी टेल से टेल मिली हो, उस समय उनके बीच जो स्मॉलर एंगल होता है, जो छोटा एंगल होता है, वो दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है, और
इनके बीच का एंगल ये थीटा आपको दिखाया गया है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो बहुत सारे लोग बोल देंगे सर थीटा है। यहाँ थीटा नहीं है, क्योंकि क्या ये वेक्टर एक ही पॉइंट से खींचे गए हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट माने इनिशियल पॉइंट, टेल पॉइंट इसका यहाँ है, तो ये यहाँ से खींचा गया, ये यहाँ से, कहाँ कॉमन है। ठीक, इस फिगर में देखिए आप, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पर दो वेक्टरों के बीच का एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ए और बी के बीच का एंगल यहां पर थीटा है। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों की टेल एक ही जगह है। इनिशियल पॉइंट जो दोनों का है वो क्या है, कॉमन है। ठीक, तो दोनों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, टेल से टेल जो है वो मिली हुई है। ठीक, इसलिए यहां पर दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि इस फिगर में ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि दोनों की टेल से टेल मिली है, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कॉमन है। स्मॉलर एंगल मैंने बोला था, ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल ये भी हो सकता है ऐसे, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा एंगल है। तो जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट से खींचे जाएं, उनके इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, तो उनके बीच जो छोटा कोण होता है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब ये ध्यान रखें कि किसी भी वेक्टर को हम लोग रोटेट नहीं कर सकते, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, लेकिन रोटेट नहीं कर सकते। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, पेन है ये, ठीक, इसको आप एक वेक्टर माने, ठीक, ये कोई वेक्टर है और ये 10 सेंटीमीटर लंबा है और इधर ईस्ट की ओर है। तो ये वेक्टर 10 सेंटीमीटर लंबा ईस्ट की ओर है। अब अगर इसको यहाँ से यहाँ ले आएँ तो ये वेक्टर अभी भी 10 सेंटीमीटर लंबा ईस्ट की ओर है भी, मैग्नीट्यूड वही 10 और ईस्ट की ओर है। तो यहाँ से यहाँ ले जाने पर क्या हुआ कि ना तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन, इसलिए हम कहेंगे वेक्टर चेंज नहीं हुआ। देखिए अगर इसी वेक्टर को हम रोटेट कर दें ऐसे, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। और वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, कोई भी एक चीज़ अगर चेंज हो जाएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अब ये वेक्टर वो वेक्टर नहीं रहा। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में आगे पीछे खिसका सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक, वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रोटेट किया जरा भी तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक, इसीलिए अभी मैंने आपसे कहा था कोलीनियर वेक्टर जो होते हैं, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये कोलीनियर है। ठीक, एक ही लाइन में है। अब अगर हम इसको यहाँ बना देते ऐसे, तो आपको लगता है ये तो एक लाइन में नहीं है, ये भी कोलीनियर है। इसीलिए मैंने कहा था एंगल से समझो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 है या 180 है तो वो कोलीनियर है। इनके बीच का एंगल कितना है, 180 है, एक इधर है एक इधर है। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे कैसे उठा के इसी लाइन में ले आइए, इससे वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब तो ये कोलीनियर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कोलीनियर वेक्टर जो होते हैं वो एक ही लाइन में या एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। अब जरा इस फिगर की बात करते हैं कि इस फिगर में हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल जानना है कितना है। तो अगर दो वेक्टरों की टेल से टेल ना मिली हो, ठीक, और हमें एंगल जानना हो, तो उसे हमें क्या करना चाहिए कि इसमें हम वेक्टरों को इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे कि उनकी टेल एक जगह आ जाए। अब उसके लिए देखिए अलग अलग फिगर में अलग अलग काम करना पड़ता है। इसमें हमें समझ में आया कि अगर इसी वेक्टर को हम इतना आगे बढ़ा लें कि इसकी टेल इसी डायरेक्शन में यहाँ आ जाए, तो वेक्टर बी को हमने आगे बढ़ाकर इतना आगे बढ़ाया कि उसकी टेल ये जो है ये इस पॉइंट पर आ गई। तो इससे क्या हुआ, इसकी टेल यहाँ आ गई। ठीक, तो अब बीच का जो एंगल है, देखिए अब, अच्छा इसको बिल्कुल सेम डायरेक्शन में खिसकाया तो वेक्टर तो चेंज हुआ नहीं, ये भी वेक्टर बी है ये भी वेक्टर बी है। लेकिन अब हमने ए के साथ बी को ऐसे बना लिया कि दोनों की टेल एक जगह है, तो इस समय इनके बीच ये जो एंगल है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और ये कितना है, ये थीटा है और ये पूरा 180, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है, 180 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ
कि उस फिगर में जो हम सोच रहे थे कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा होगा, एग्जैक्टली थीटा नहीं बल्कि 180 माइनस थीटा निकला। समझ में आ गई बात? ठीक। तो अगले लेक्चर को समझने के लिए यहां पर एक पॉइंट आप समझ लें अच्छे से कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और एक ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल क्या ये थीटा है? अब तो आप समझ गए होंगे थीटा बीच का एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के हेड से दूसरे का टेल मिला हुआ है। तो अगर जानना है यहां पर कि बीच का एंगल कितना है, तो इस बार हम इस वेक्टर को इतना आगे खिसका लें कि इसकी टेल यहां आ जाए। तो इसको हमने ट्रांसलेट किया कि इसकी टेल यहां आ गई, ए वेक्टर को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया हमने, यहां ले। अब ए और बी की टेल एक जगह है, ठीक, तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा और ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। या चलिए इसको पता तो है इसकी वैल्यू 180 माइनस थीटा होगी, चलिए इसको हम अल्फा लिख देते हैं। तो यहां पे एक बात इसको आप याद कर लें कि अगर एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल मिला हो तो उस समय ये जो भीतर वाला एंगल होता है ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होता, बल्कि अगर इस वेक्टर को हम डॉटेड आगे बढ़ा दें, ऐसे मान लीजिए इसको डॉटेड आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो बाहर से एंगल बनता है ये ए और बी के बीच का एंगल होगा। क्योंकि डॉटेड आगे बढ़ाने का मतलब है कि इसको ट्रांसलेट करके हम यहां ले आए, अब दोनों की टेल कॉमन हो गई, तो ये दो वेक्टरों के बीच का एंगल हो जाएगा। वेक्टर एडिशन में इसका यूज होता है, इसलिए इसको समझा रहा हूं कि वेक्टर ए में अगर बी ऐसे जुड़ा हुआ है कि एक के हेड से दूसरे का टेल मिला हुआ है, तो फिर ये जो भीतर वाला एंगल है ये थीटा क्या ए और बी के बीच का एंगल है? नहीं। जब हम ए और बी के बीच का एंगल निकालते हैं तो थीटा नहीं निकलता, कौन सा निकलता है? अल्फा। इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां लाएंगे तो हम देखेंगे ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जब हेड से टेल मिला हो तो भीतर वाला एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होता, बल्कि बाहर वाला एंगल जो होता है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। क्लियर हो गई ये बात अच्छे से? आपको सबकी समझ में आ गई बात ये? ठीक। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, इसका आप चाहे तो एक स्क्रीन। तो ये हम लोगों ने आज वेक्टर एनालिसिस का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी, ठीक। और अगले टर्न पे हम लोग वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसका ग्राफिकल मेथड जो है वो जानेंगे, ठीक। और हो सकेगा तो एनालिटिकल मेथड भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक। अभी आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखें। जो चीज़ आपको नोट्स में मिले वो नोट्स से आप तैयार कर लें, जो चीज़ नोट्स में नहीं मिलती उसको ध्यान से देख लें, एक बार समझ लें अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं तो आप उसको रफ कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।